नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि इसके पहले आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स तथ्य दिए गए थे, और दूसरे में आपको अनुच्छेद भाग, साथ ही अनुच्छेद 1 अर्थात भाग 1 के तहत जो भी बातें थी सारी बता दी गई थी। फिर अगले लेक्चर में भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में बता दिया गया था। तो आज इसी में लेक्चर 4 है, जिसमें भाग 3 का हम विधिवत अध्ययन करेंगे, अर्थात मौलिक अधिकार, जिनको इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। देखिए, मूल अधिकार, ये मूल अर्थात जड़ होती है। क्लियर? जड़। किसी भी पेड़ में अगर जड़ नहीं है तो पेड़ बेकार है, पेड़ सूख जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी चीज़ को जीवित रहना है, ठीक है, अपने आप को स्टैंड करके रखना है, तो उसको क्या होना चाहिए? मूल होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। और ऐसे मूल जो प्राप्त होते हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं उनके मूल अधिकार बोलते हैं। अर्थात बिना मूल के, बिना जड़ के पेड़ बेकार होते हैं। उसी प्रकार अगर इंसान को, मनुष्य को, आदमियों को, हमें और आपको ये अधिकार, कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार न दिए जाएं तो हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएंगे। अर्थात तो मूल अधिकार न दिए जाएं तो ज़िंदगी नर्क है, नर्क। ठीक है, अधिकार क्या होता है? देखिए, अधिकार एक ऐसी आज़ादी व स्वतंत्रता है जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। क्लियर? अधिकार एक ऐसी आज़ादी व स्वतंत्रता है जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। क्लियर? साथ ही ये अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति अपरिहार्य होते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे महत्वपूर्ण अधिकार देने चाहिए। किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, अर्थात जैसे आपको कोई भी काम करना है, कोई लेक्चर देना है, कोई भाषण देना है, किसी के समानता के प्रति कोई काम करना है, ऐसे अधिकार यदि आपको नहीं है कि किसी के धर्म के प्रति कुछ समझाना है, कोई बात करनी है, यदि ऐसे अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, चलने का अधिकार नहीं, घूमने का अधिकार नहीं, इधर उधर जाने का अधिकार नहीं है, तो आपका विकास कैसे होगा? तो वही कहा गया है, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे मौलिक अधिकार देना अति आवश्यक है। और इन्हीं अति आवश्यक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्लियर? 3 से 4 पॉइंट्स है जो कि महत्वपूर्ण है अधिकार से। अधिकार क्या होता है? अधिकार किसी व्यक्ति की आज़ादी व स्वतंत्रता के लिए जो वैधानिक संरक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक? साथ ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे मौलिक अधिकार देना अति आवश्यक होता है। और साथ ही इन अति आवश्यक अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। क्लियर? अधिकार क्या होता है समझ में आया? अधिकार जो है आपको वैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं, जो उन्हें हम अधिकार कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलिए। और साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी चीज़ें दे रखी हमारे संविधान में जिनसे हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? और एक चीज़ और जान लीजिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया? मौलिक अधिकारों को ही कहा गया। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं। और साथ ही इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक है। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, तो कुल अनुच्छेद इसके अंतर्गत कितने हैं? आर्टिकल 23 आर्टिकल टोटल इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है? और साथ ही ये सबसे पहले मौलिक अधिकार है किस देश में लागू? तो ब्रिटेन में, जिसमें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। ठीक? मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जानते हैं। मैग्ना कार्टा, या इसी को इंग्लैंड में
चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। क्लियर। और मैग्ना कार्टा एक नैसर्गिक अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, ठीक, जो कि बहुत ही मूलभूत अधिकार होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, जिनके बगैर जिंदगी नर्क के समान होती है। अर्थात अगर आप जेल में चले जाएंगे, जेल में आपको बोलने की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जरूरी नहीं आप अपनी बात रखें उसको माना जाए, ठीक है। साथ ही आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होती है, आपकी इच्छा के अनुकूल आपको चीज़ें खाने की नहीं मिलेंगी। इसलिए यहाँ की ज़िंदगी और जेल की ज़िंदगी में काफ़ी अंतर होता है। जेल की ज़िंदगी बद से बदतर कर दी जाती है, इसीलिए यहाँ सामान्य ज़िंदगी से जेल की ज़िंदगी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, बल्कि जेल में आप अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं। मैग्ना कार्टा एक्चुअली में एक फ्रांसिस शब्द होता है, फ्रांसिस वर्ड है, ठीक, लेकिन इसका अर्थ जो होता है नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक भी कहते हैं। और इसको इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा चार्टर एक्ट कहते हैं। और इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 में ये मूल अधिकार जो है मैग्ना कार्टा के रूप में सबसे पहले सामने आए थे। क्लियर। साथ ही इसको ये पब्लिक के लिए नहीं होता है, ठीक, और गवर्नमेंट इस पे पब्लिक का कोई जोर नहीं होता है, ठीक है। साथ ही गवर्नमेंट इस पे कोई फेर नहीं कर सकती। जैसे अब पब्लिक का जोर क्या नहीं होता है, जैसे कि आपको बोलने की आज़ादी है तो मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज देना शुरू कर दे, ठीक है। आप गाली गलौज दे दोगे, आप किसी को पसंद आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। साथ ही आप किसी धर्म के विरुद्ध बोलने लगो तो अच्छी बात है, गलत बात है, क्योंकि यही हमारे मौलिक अधिकार बताते हैं, यही सब चीज़ें दी गई। किसी को वंश के आधार पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, यही सब चीज़ें बताई गई हमारे। एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम 1215 में आज जिन आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे उनमें से हम 12 से 18 तक का आज हम अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 12 to 18 अर्थात अनुच्छेद 12 से 18 तक के अनुच्छेदों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 12 से पहले कुछ एक आधे पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की बात किसमें की गई? नेहरू रिपोर्ट में, ठीक। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आपकी आई थी। उसके बाद ये आवाज़ कब उठाई? कराची अधिवेशन में 1931 में। किस अधिवेशन में अगर बात कर ली जाए तो कराची अधिवेशन में सबसे पहले। कहाँ पर? 1931 कराची, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा आपका कराची, ठीक। निलंबित करने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार किसे है? यानी सस्पेंड, निलंबित यानी क्या होता है? सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है। क्लियर। कब? जैसे कि कोई विदेशी आक्रमण हो गया उस समय, जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो जाए, ये कोरोना चाचा के यहाँ से युद्ध हो जाए, हमारे यहाँ कोरोना चाचा अर्थात चीन से युद्ध हो जाए हमारे यहाँ, उस समय जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला, प्रतिबंध किस पे कौन लगा सकता है? इस पे प्रतिबंधित कौन कर सकता है? प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध जो इस पे संसद लगा सकती है। कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। कि अगर समाज में कोई धब्बा न लगे, ऐसी चीज़ें कोई हरकतें हो रही हैं, तो उस समय समाज जो संसद है वो क्या कर सकती है? और मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। अगला, इसका रक्षक किसे कहा गया है? इसका रक्षक संसद को नहीं कहा गया है, इसका रक्षक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। HC यानी सुप्रीम कोर्ट,
एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट, एचसी यानी हाई कोर्ट, अर्थात इसी को हम बोल देते हैं न्याय प्रणाली को, न्याय प्रणाली को, क्योंकि क्या है इसको रक्षक, इसका रक्षक किसे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्याय प्रणाली को कहा गया है। केंद्र पे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट में हाई कोर्ट। क्लियर। और ये कैसे अधिकार हैं, ये वाद योग्य हैं, वाद योग्य हैं, अर्थात आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है मौलिक अधिकार के प्रति अपनी रिट कहाँ दायर कर सकते हैं, तो आप अपनी रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी भी जगह आप अपनी रिट दायर कर सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर। सुप्रीम जैसे दूसरी चीज़ एक और है, अक्सर पूछ लेता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं और वो बंधुआ मजदूरी क्या है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, बंधुआ मजदूरी क्या है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट यानी खिलाफ है, विपरीत है। तो अगर कोई बच्चा किसी होटल में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। इसके लिए उस बच्चे को लेकर आपकी ड्यूटी है कि आपके मौलिक अधिकार या उस बच्चे के मौलिक अधिकार जो मारे जा रहे हैं, उनका हनन किया जा रहा है, उसके ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है नीची जातियों को, ठीक, तो उनको आप ले जाकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट दायर करा सकते हैं, ये भी अधिकार है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए, और ये कैसे हैं, वाद योग्य हैं, और ये कैसे हैं, साथ ही ये प्रवर्तनीय भी हैं, प्रवर्तनीय भी हैं। प्रवर्तनीय कब हैं, जैसे कोई भी अधिकार है और संविधान के पहले से जो कानून बने हैं वो चले आ रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे मौलिक अधिकार संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, वह उनके विरुद्ध है, तो उनमें परिवर्तन किया जाएगा, इसलिए प्रवर्तनीय है। या संविधान के बाद जो बन चुके हैं उन पे अगर कोई गलत जा रहा है, कोई संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, कुछ गलत करे तो वो हटाए जा सकते हैं, वो बदले जा सकते हैं, इसलिए कैसे है, प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सिबल है। क्लियर। अब चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, बहुत पूछा जाता है, इसकी संविधान की मौलिक अधिकारों की परिभाषा के बारे में बात कहाँ की गई है, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकारों की भाषा के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 12 में की गई है। तो हम सबसे पहले जिस आर्टिकल का अध्ययन करेंगे वो आर्टिकल है 12। आर्टिकल 12 में क्या है, परिभाषा है, परिभाषा, उल्टा हो गया, परिभाषा। साथ ही और इसमें क्या है, स्टेट अर्थात राज्य की बात की गई है। स्टेट और राज्य का मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ, स्टेट अर्थात राज्य यानी देश से बात की गई, सीधा देश के लिए। संविधान में स्टेट शब्द यानी राज्य का अर्थ होता है कि आपका देश, राज्य का अर्थ यहाँ पर देश से लिया जाता है संविधान में। क्लियर। दूसरी बात की गई ये अर्थात कहाँ पर, स्टेट वही चीज़ मैं बता दूँ, कहीं आप कन्फ्यूज ना जाए, सेंट्रल स्टेट और साथ ही लोकल गवर्नमेंट, कैसे समझा दूं, हर अपने अपने जगह पर अलग अलग। जैसे लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, जैसे अभी हाल ही में न्यूज में था कि बीएमसी ने कंगना रनौत का घर गिरा दिया बिना पूछे, बिना किसी अल्टरनेट दिए, कोई पूर्व सूचना दिए बगैर उसका घर गिरा दिया गया। क्यों? अब वहाँ पर भैया स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं जाएगी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए कि अच्छा इनका घर बना है, इनका घर रोड पे है, इनका घर खेत में है, इनका घर खलिहान में है, इसका घर गिरा दो। गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं। तो वहाँ क्या है, वहाँ गाँव में क्या है, मुखिया है, प्रधान है, शहरों में क्या है, मेयर है। तो ये सब क्या करेंगे, ये इनका सभी का ही काम है कि जो गलत अवैध तरीके से जो काम किए गए हैं उनकी देखरेख की जाए। ठीक है। गलत तरीके से कोई भाई मौलिक अधिकार सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई कहो बीच रोड में मकान बन रहा है, कोई गिरा ही नहीं सकता है। अब वहाँ गवर्नमेंट थोड़े जाएगी गिरवाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े जाएगी, वहाँ पर कौन जाएगा, प्रधान जाएगा। अगर गांव के क्षेत्र में आता है तो प्रधान जाएगा, शहर में आएगा तो मेयर जाएगा। आगे समझ में, ऐसे ऐसे अपने उसी लेवल से लोगों को नियुक्ति दी गई है, अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की रक्षा करें, इनके देश के संविधान की को संरक्षण प्रदान करें, संविधान की रक्षा करें, ऐसे चीज़ों के लिए। ठीक। अगला, साथ ही जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, जैसे बिजली चोरी है, आगे समझ में,
बिजली चोरी हो गई तो वहाँ पर कोई जाएगा तो नहीं है। ये सब क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत सब आते हैं। ठीक, अगला ONGC ETC। दूसरी चीज़, जैसे एयरपोर्ट के क्षेत्र में जो भी मकान है, अब क्षेत्र में जो एरिया में जो भी ज़मीनें आती हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मकान है, अब ये नहीं कि 2 मंजिला 3 मंजिला 5 मंजिला बनवा लो। अब एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको लैंड करने का टाइम आ गया, लैंड करने के लिए वहाँ झाँकेगा थोड़े ना पायलट, अच्छा ओ पीछे निकल गया, पीछे लो एयरपोर्ट पीछे निकल गया, ऐसा थोड़े ना होगा। इसलिए वहाँ पर ये राइट्स दिए गए हैं, ये अधिकार हैं कि आप यहाँ पर 1 मंजिल 2 मंजिल ऊंचे ज़्यादा मकान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन्स के आने के जो रूट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो या तो लड़ सकता है, भिड़ सकता है, या उनके दिक्कत होते हो जाने, इसलिए सारे वहाँ पर नियम कानून बने हैं हमारे देश में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परिभाषा किस में है, 12 में है। स्टेट और राज्य कैसे कैसे काम करेंगे, कौन कौन से किसको अधिकार दिए गए, इन सब चीज़ों की जानकारी आर्टिकल अनुच्छेद 12 में दी गई है। साथ ही 13 आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या होता है देख लें। अल्पीकरण यानी डिरोगेशन, ठीक, या असंगत, अल्पीकरण या असंगत या इनकॉन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट। देखिए कैसे अल्पीकरण, जैसे कोई भी कानून है और वो संविधान बनने के पहले देश में लागू था, तो भाई आपने देखा 1919 के जो भी रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके रिलेटेड जो भी कानून बनाए थे, वहाँ से अगर जो सही है वो ले लिए गए। 1935 के 95% हमारे सारे रूल्स रेगुलेशन नियम ले लिए गए हैं, हमें संविधान में समाहित कर दिए गए हैं, कुछ ही अलग से बनाकर जोड़े गए हैं। ठीक, तो उसके पहले संविधान बनने के बाद या संविधान लागू होने के बाद या संविधान लागू होने के समय अगर ये पाया गया कि ये जो मौलिक अधिकारों या हमारे को के लिए अपरिहार्य हैं या अयोग्य है तो उन्हें हटा दिया गया है, तो इसीलिए उनको हटा दिया, यानी इसी को अल्पीकरण यानी डिरोगेशन बोलते हैं। ठीक, साथ ही असंगत वही चीज़ कि अगर वो हमारे संविधान के साथ मेल नहीं कर रहे, मौलिक अधिकारों के साथ मेल नहीं कर रहे हैं, संयोजित तरीके से नहीं बैठ रहे हैं, हमारी उनकी संगत में सही से सेट नहीं हो रहे हैं, तो इनको हटा दिया गया है, उन्हें अवैध करार दिया गया है संविधान के थ्रू। तो उन्हें जब अवैध करार दिया जाता है उन्हें हटा दिया जाता है। जब कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकार संविधान से संबंधित अगर 90% अवैध है और 10% वैध है तो 10% को भी अवैध मानकर पूरा 100% अवैध मानकर हटा दिया जाता है। या अगर 100% में से 90% वैध है और 10% अवैध है तो 10% को कट करके यानी उसे असंगत करार करके हटा दिया जाता है और 90% बचा हुए बचे हुए कानून को संविधान में लागू कर दिया जाता है, जिससे कि अगर वो किसी प्रकार से अवैध न घोषित हो या व्यतिकरण न पैदा कर रहा हो, ऐसी चीज़ों जब होने लगती है उन्हें हटा दिया जाता है। आगे समझ में अल्पीकरण। अब देखिए जैसे प्री करत, ये जैसे संविधान है, क्लियर, ये है प्री संविधान यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पहले का, और ये पोस्ट संविधान, पोस्ट अर्थात संविधान के बाद का संविधान। ठीक, जैसे सपोज दैट कोई ऐसा संविधान जैसे कि ये 1857 में आपको याद हो जो सिंधिया घराना था, सिंधिया वंश था, इनके कुछ कैसी हरकतें थे जिसकी वजह से इन्हें हटाया जा सकता था। लेकिन दूसरी चीज़, जैसे कुछ संविधान ऐसे कानून हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को असंगत पैदा कर, व्यतिकरण पैदा कर रहे थे, अयोग्य थे, ठीक, तो उन्हें हटा दिया गया और उसके बाद संविधान में जोड़ लिया गया। दूसरी चीज़, अगर भूतलक्षी, ये क्या था, अतीत लक्षी था, ठीक, सॉरी भूतलक्षी था, ये क्या है, भविष्य लक्षी है, यानी
आगामी जो है उससे रिलेटेड अगर वहाँ पर लग रहा है, अगर कोई भी संविधान संशोधन के थ्रू पास हो चुका है या उसके बाद लग रहा है कि ये हमारे संविधान के लिए खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, अयोग्य है, असंगत व्यतिकरण उत्पन्न कर रहे हैं, तब उन्हें हटाया जा सकता है। तब उसके लिए अगर मूल अधिकारों को वो कोई किसी प्रकार से अवैध घोषित कर रहा है, वह उन्हें मानने में या किसी प्रकार की दिक्कत पैदा कर रहा है, तो उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक, जैसे पर्सनल लॉ है। अब पर्सनल लॉ क्या होता है? जैसे हर धर्म से रिलेटेड कुछ कानून होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ होता है, हिंदुज़्म लॉ एक पर्सनल लॉ होता है, बौद्धिज्म लॉ एक पर्सनल लॉ होता है, जैनिज्म लॉ। ठीक, ये क्या होते हैं? पर्सनल लॉ होते हैं। अब पर्सनल लॉ के थ्रू जैसे क्या है कि 3 तलाक का मामला था। ठीक, अब यही समझिए, 3 तलाक एक 3 शब्दों के एक ऐसा शब्द, 3 अक्षरों के एक ऐसा शब्द था जो न जाने कितनी निर्दोष मुस्लिम महिलाओं को की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, ठाड़े बैठे बर्बाद कर रहा था। फ़ोन आया, हाँ क्या हुआ? अरे उसको मैंने सब्जी काटने के लिए कहा था, उसने मुर्गा काट दिया, मुर्गा काटने के लिए कहा था, बकरा काट दिया, और तेरी बीवी कहना नहीं मानती है, वो फॉरेन में है उसका शौहर, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, जैसे कि 3 तलाक अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। पिछले साल 2019 लास्ट में देखिए शुरू हुआ था, जाके कहीं वो जनवरी 2020 में जाकर जब उसमें कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ हुई तब जाकर वो ख़त्म हुआ था। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है? पर्सनल लॉ है। जब 3 तलाक हटाया गया तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो कोर्ट में पहुँचे, कहा कि महोदय ये तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है और पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। ये कहा गया है कि कोई भी पर्सनल लॉ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये भी कहा गया है अगर कोई भी कानून संविधान के अगेंस्ट जाएगा या अधिकारों के खिलाफ जाएगा, असंगत पैदा करेगा, तो उसे हटा दिया जाएगा, वो कैसा भी लॉ हो, चाहे पर्सनल लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को पर्सनल लॉ होने के चलते उसमें जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि तलाक खत्म हो चुका। तलाक खत्म नहीं हुआ है। तलाक 3 प्रकार का होता है, तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन और तलाक़े सिद्दत। तो तलाक़े सिद्दत जो है आपका ये 1937 से लागू हुआ था, तो उसे हटाया गया, तलाक़े सिद्दत को हटाया गया। तलाक़े हसन और तलाक़े आसन अभी भी लागू हैं, 2 प्रकार के तलाक अभी भी लागू हैं। एक प्रकार का वही चीज़ है, अगर ऐसी चीज़ें जो संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्हें हटा दिया गया। पर्सनल लॉ हो, कैसा भी लॉ हो, ठीक है। ऐसी ये है अल्पीकरण कि उन्हें काट छाँट कर जो सही होगा उसे रख लिया जाएगा, बाकी चीज़ें इग्नोर कर दी, हटा दी जाएगी। आगे समझ में 14 नंबर देखते हैं, आर्टिकल 14 आया समझ में। चलिए आगे। लेक्चर बड़ा हो सकता है लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर लेक्चर बड़ा हो रहा है तो लेक्चर मतलब का होगा, तभी बड़ा हो पाएगा। मतलब की चीज़ें उसमें मिलेगी, मतलब का कंटेंट आपको मिलेगा, तभी वो बड़ा हो रहा होगा। ठीक है, और स्किप करते हुए मत देखना, वरना कुछ समझ पाओगे नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो कहोगे बेकार की क्लासें हैं। आप देखिए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समझ क्षमता या समानता का अधिकार। अब यहीं से 14 से 18 क्या शुरू होता है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? 14 से 18। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, जिसमें से सबसे पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से 18 तक। चलिए देखते हैं समानता का अधिकार, या इसे समता का अधिकार बोलते हैं। क्या होता है इसमें? 1-2 चीज़ें आती हैं, आपको समझा दूं पहले कि कानून के समझ समानता, कानून के समझ समानता, क्लियर? यानी इसको बोलते हैं EBL, ठीक। और EBL होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ,
इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्लियर। अगला होता है कानून का समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण, चलिए इसको बोलते हैं ईपीएल। ईपीएल अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। प्रोटेक्शन लॉ, ईपीएल। क्लियर। ईपीएल जो है हमारे यूएसए से लिया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। यूके अर्थात ब्रिटेन में। अब समझिए दोनों चीजें है क्या असल में। कानून की समझ समानता अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहने के तात्पर्य यह है इसमें ब्रिटेन में ये सिस्टम है कि सभी समान हैं, कानून की नज़र में सभी समान है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। बल्कि अमेरिका में क्या है? कानून के समान संरक्षण अर्थात एक वर्ग के लोगों को एक समान का अधिकार है, दूसरे वर्ग के लोगों को दूसरे प्रकार का अधिकार है। जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण की, ठीक। और साथ ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात की जाती है, डिफरेंशिएशन की बात की जाती है। जैसे इसको समझो, यूके में क्या है, सपोज दैट जैसे 5 साल कोई बच्चा है और 18 साल यानी हमारे जैसे एडल्ट कैंडिडेट लोग हैं, तो अगर उन्होंने कोई गलती की है और ये बच्चे ने गलती की और एडल्ट यानी वयस्क व्यक्ति ने कोई गलती की है, तो दोनों को एक प्रकार की सज़ा मिलेगी, एक प्रकार की, क्योंकि दोनों समान है कानून की नज़रों में। समझ गए? इसीलिए वहाँ पर कैसे वहाँ पर क्या है, कैसा सिस्टम चलता है? राजतंत्र व्यवस्था है, मोनार्की, राजतंत्र मोनार्की सिस्टम चलता है, ठीक। बल्कि अमेरिका ने कहा अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो समाज में एक जो बीच की खाई है वो बहुत बड़ी हो जाएगी कि 5 साल के बच्चे जिसकी कोई समझ नहीं है और वो 18 साल का बच्चा जो पूर्ण रूप से समझदार है वो गलती कर रहा है, तो उसकी आप सज़ा दे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो समझ रहा है मैंने ये गलती की है। लेकिन जो 5 साल का बच्चा जिसकी समझ में नहीं आ रहा मैंने गलती क्या है, एक्चुअली में गलती होती क्या है, उसको आप सज़ा दे रहे हैं, ये तो गलत है। इसलिए अमेरिका में कहा गया है कानून के समान संरक्षण, यानी अर्थात कानून की नज़र में एक समान संरक्षण दे, लेकिन क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएशन के आधार पर कि अगर 5 साल के बच्चे, 5 साल के वर्ग के जितने बच्चे उनको एक समान का अधिकार है, संरक्षण दिए गए हैं, और अब एडल्ट यानी वयस्क कैटेगरी के जितने भी इनको अलग प्रकार संरक्षण दिया गया है। सभी समान है कानून की नज़र में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ही देखिए हमारे यहाँ क्या है, अगर 16 साल तक क्या है, 16 साल के अंडर के तक के बच्चों क्या है, उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर 16 साल के पहले बच्चे ने कोई गलती की है, कोई ऐसा काम कर दिया है जो पुलिस के नज़रिए से या संविधान के नज़रिए से, मौलिक अधिकारों के नज़रिए से गलत है, तो उसे सज़ा दी जाती है। लेकिन उसे कहाँ दिया, कौन सी सज़ा दी है? सुधार कारावास में डाला जाता है। कारावास में सुधार कारावास, जहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद सारी सुविधाएं दी जाती हैं, समझ गए, जिससे वो सुधर सके, देश के विकास में उसको अग्रिम भूमिका निभा सके, सर्वांगीण विकास में उसका अपना एक अलग सहयोग हो देश के विकास में, ठीक है। अगर कुछ आगे कर सकता है, उसके दिमाग के अनुकूल वो आगे जा सके, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता है। लेकिन 18 साल का बच्चा जो बहुत कुछ जो भी करना था कर चुका है, अब वो गलत कर रहा है, उसको दंडित नहीं किया जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 साल उसको पता नहीं था, इसलिए है तो कानून की नज़र में सभी समान, लेकिन कानून के नज़र में उनको संरक्षण अलग अलग प्रकार से दिया गया। समझ में आया? तो ये जो है कानून की समझ समानता, ईबीएल इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपका यूके से अर्थात यूएसए यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आए समझ में? यहीं पर जैसे राष्ट्रपति को अधिकार है क्षमादान का, किसमें है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार? आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में, 71 में है कि 72 में? 71 में। फिर राज्यपाल को भी है,
राज्यपाल किसमें है? 162 में। ठीक, तो इसके तहत क्या है, जैसे राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति ने कोई गलती कर दी है, इन्हें क्षमादान का अधिकार है। राष्ट्रपति ने अगर कोई गलती कर दी है तो क्या करेगा? तो उसने क्या, भैया उसने गलती की है, वो गद्दी पे है, उसने लिख दिया क्षमादान गलती है, क्योंकि उसको सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, तो अपनी सज़ा खुद ही माफ़ कर लेगा। जब ये बात हुई तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात खटक गई। इसमें एक लंबी चर्चा चली, लंबी बहस चली संविधान सभा में। तब जाकर इस पर निष्कर्ष निकला, ठीक है, अगर ये कोई भी इन दोनों पदों पर होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर जो भी नियुक्त व्यक्ति होंगे, उनके कार्यकाल के दौरान, अर्थात 5 साल, और ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो जब तक ये अपनी गद्दी पर बने रहेंगे, इनके खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं होगा, कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरी चीज़, फौजदारी तो दायर ही नहीं हो सकती, फौजदारी कोई केस चल नहीं सकता, चल सकता है तो दीवानी चल सकता है, दीवानी चलेगा, लेकिन उसके 2 महीने पहले इन्हें ये सूचना दी जानी चाहिए कि आपके खिलाफ कोई केस जारी किया जाता है। इसलिए अब क्या है, अगर कोई पार्टी जैसे भाजपा है, भाजपा सत्ता पे है, तो इसको लगा कि अच्छा ये कोई उनका अच्छा नेता है और वो किसी केस में फंसने वाला है और किसी पद पे नहीं है, तो फटाक उसको राज्यपाल बना देते हैं। क्या कर देंगे, राज्यपाल बनाए, क्योंकि अब 5 साल यानी प्रसाद पर्यंत 5 साल तो उनकी सत्ता रहेगी, तो कहते हैं 5 साल तो वो सज़ा नहीं भोगेंगे, 5 साल तो बढ़िया मौज से रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये जब अपने गद्दी से कभी न कभी हटेंगे तब इन पे कार्रवाई की जाएगी। क्लियर? इन्हें क्या है, सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। आगे समझ में? अगला आर्टिकल 15 समझिए, ये कौन सा था? ये 14 था। ठीक, आर्टिकल 15 देखते हैं। चलिए आर्टिकल 15 देखते हैं। 15 का कहा गया है, ये भी समझ लो, बहुत ज़रूरी है। सरकार एंड पब्लिक, पब्लिक यानी जनता, जनता यानी समाज, कौन कौन सी चीज़ें पहले लिख देता हूँ। धर्म, जाति, वंश, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म, इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है देश में। जैसे ये तो है नहीं कि भाई हिंदू देश हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म, यहाँ हिंदू धर्म की बहुलता है, हिंदुस्तान हिंदू धर्म की बहुलता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिमों को रहने नहीं देंगे यहाँ पर, क्या है, संविधान के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है। यही बात, इसी पॉइंट को लेकर बात समानता, अर्थात इसमें धर्म जात के खिलाफ जो CAA था, NRC थी, जो आ रही थी, और आर्टिकल 14 का जिक्र उसमें करके विपक्ष हावी हो रहा था पक्ष पर कि समानता का उल्लंघन हो रहा है, समानता के अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर समानता कहाँ नज़र आ रही है? 6 समुदाय के लोगों को आप अंदर कर रहे हैं, 2-3 को आप बाहर कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हवाले देते थे, उसको छोड़िए, इसमें आइए। धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर क्या आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई मुस्लिम समुदाय का है तो नहीं, आप उसको अलग कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक, आज भी ग्रामीण परिवेश में आप देखते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उनको तुच्छ नज़र से देखा जाता है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में क्या है, मुस्लिम नहीं जा सकता, जैन नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, बौद्ध नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, नहीं, सभी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। क्लियर? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ यही होता है कि मस्जिद में हिंदू जाएगा, जैन जाएगा, बौद्ध जाएगा, और चर्च में मुस्लिम जाएगा, हिंदू जाएगा, मंदिर में मुसलमान जाएगा, ईसाई जाएगा, क्रिश्चियन जाएगा, सारे जा सकते हैं।
जो भी यहाँ पर धर्म के लोग हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर। आगे, जात के आधार पर ग्रामीण स्तर में आप देखें जो जाति अर्थात जो शुद्ध जात से बिलोंग करते हैं, आजकल शुद्ध जात नहीं होती है, आजकल एक जात होती है कम पैसे वाली, गरीब जाति होती है एक। गरीब जात में कोई स्पेशल जात नहीं आती है, समझ गए। उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, वैश्य से, शूद्र से, सारे आते हैं। तो उनको दूर बैठो, दूरी बनाकर बैठो, ऐसा नहीं, ये गलत होता है। अब जैसे, लेकिन ये भी है कि कहीं कहीं इनका उल्लंघन भी है, जैसे अब कोरोना आ गया तो आप दूरी बना के 6 फुट की दूरी, 3 फुट की दूरी पे बना के रखिए। छुआछूत की बीमारी है ना, तो ऐसी चीज़ों पे ये इसका उल्लंघन भी है, अपवाद भी है। आगे समझ में। वंश के आधार पर आपको एग्जाम्पल दो, जैसे हमारे घर देश में एक सिंधिया घराना है जो कि राजा महाराजा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश से एक नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय जो सिंधिया थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, तो और उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी मदद की थी, अस्त्र से, शस्त्र से, आर्थिक व्यवस्था से, पैसे से, रुपए से, कि आप हिंदुओं को कुचलो, मारो, कूटो, काटो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें अलग नहीं किया गया है, ठीक है, कि तुम्हारे उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया था और तुम्हें अब बर्खास्त किया जाता है, तुम्हें मालिक अधिकार नहीं देंगे, ये नहीं, आप संविधान से हट जाएं, ऐसा कुछ नहीं, वंश के आधार पर चला गया। दूसरी चीज़, दक्षिण भारत में शैबुद्दीन ओवैसी महोदय नंबर 1 जो नेता है मुस्लिम समुदाय के, वो लोग, उनके भी वंश के लोग पहले अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान में वो भी देश के हित में काम कर रहे हैं। देश के उनकी अच्छी खासी एक पार्टी है जो कि देश के लिए एक राजनीतिक दर्जा प्राप्त की है। तो इसलिए वंशों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने किया था वो किया था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लिंग के आधार पर जैसे लड़का और लड़की में काफ़ी मतभेद चलता है। अच्छा, ये लड़का है, ओह ये लड़की है, ओह ऐसा गलत है। लेकिन यहीं पर रिजर्वेशन दिए जाते हैं, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, 40%, 35%, 25% रिजर्वेशन है। लेकिन ये क्या है, ये रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया जाता है कि ये व्यतिकरण उत्पन्न करे या असंगत पैदा करे, ठीक है, या संविधान या मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाए, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं हमारे देश में महिला यानी जो लड़कियां हैं उनका स्तर लड़कों के स्तर से काफ़ी गिरा हुआ है। तो ये का आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकना नहीं, वो बढ़े, जितना बढ़ना है, बशर्ते जो पिछड़ा है उसको आगे ले आना है, उसको सपोर्ट करना, उसको पुशअप करना है, हल्का सा पुशअप करेंगे ताकि वो भी इसके बराबर आ जाए। ना बराबर आए तो इसके साथ चलने लगे, इसके हल्का पुल्का इर्द गिर्द तो रहे, बल्कि आरक्षण लेने कैसा है जो बढ़ रहा है विकास कर रहा है उसको रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। जन्म के आधार पर ऐसा ये नहीं है कि जो विदेशों में पैदा हो गए उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा हमारे देश में, उसका भी सिस्टम है। नागरिकता में आपको बताया गया है कि कैसे कैसे लोगों को देश के बाहर जन्म ले रहे हैं तो उन्हें अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। दूसरी चीज यहीं पर ये था धर्म, जाति, वंश, लिंग और जात के आधार पर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है आर्मी, हैवी ड्यूटी। अब आर्मी में लड़कियां नहीं ली जाती हैं, क्लियर। आज 15 जनवरी है और आज आर्मी डे भी है, थल सेना दिवस भी है। तो आर्मी में लड़कियां नहीं जाती हैं, क्यों? क्योंकि लड़के क्या हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए जैसे आर्मी में युद्ध छिड़ गया भारत और चीन का, अब लड़के कहते भाई हम तो युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि लड़कियां तो हर जगह लेडीज़ फर्स्ट का टैग लेकर घूमती हैं, तो वहाँ पर भी लेडीज़ फर्स्ट करो, हम पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं है, वहाँ पर लड़के ही जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पर अपवाद नहीं है, बशर्ते यहाँ पर ये संविधान है, ये कानून है, ठीक है। दूसरी चीज़ हैवी ड्यूटी, यही चीज़ मतलब बॉर्डर पर लड़कियाँ नहीं खड़े होंगे, लड़के खड़े होंगे। रीजन क्योंकि लड़कों के लिए ही चीज़ें बनी हुई हैं, यही अधिकार है हमारे। आगे समझ में। दूसरी चीज़
ये क्या है, ये सकारात्मक अधिकार हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आगे समझ में, आगे। और एक चीज, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं। एक मूला कर्म एक जाति होती थी हमारे दक्षिण भारत में, अर्थात दक्षिण भारत में इस राज्य का नाम है केरल में। मूला कर्म एक जाति होती जिसमें स्त्रियों को स्तन खुले रखने का अधिकार, खुले रखती थी स्त्रियां निचले तबके की, अर्थात जो नग्न अवस्था में रहती थी, वस्त्र वगैरह नहीं धारण करती थी, तो उस पर टैक्स लगता था स्तनों पर। जिन महिलाओं के स्तन बड़े होते थे उनका टैक्स ज़्यादा था, जिन महिलाओं के स्तन छोटे थे उनका टैक्स कम था। ऐसे ऐसे भी कुरीतियाँ, ऐसे ऐसे भी सिस्टम्स, ऐसे ऐसे भी प्रणालियाँ हमारे देश में चली हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाया गया है जो कि मौलिक अधिकार के असंगत था, व्यतिकरण उत्पन्न कर रहा था। ऐसे यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब उसका विधिवत मैंने आपको समझा दिया है। आरक्षण, आरक्षण अगर आप लेकर आएंगे तो आप कहोगे तो अपवाद है, अपवाद नहीं है। अगर ये अपवाद होता तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, उसकी वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। संसद का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। संरक्षण की रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। वो चाहता तो आरक्षण तक खत्म कर देता, लेकिन खत्म नहीं किया, बल्कि मोदी जी चाहते तो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में बिहार में चिल्ला रहे थे। साथ ही आरक्षण 2020 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन संविधान संशोधन के थ्रू आरक्षण 2030 तक और बढ़ा दिया गया है। इसलिए आरक्षण क्या होता है, आरक्षण फायदेमंद क्यों है। अब जो आरक्षण पा रहे हैं वो तो आरक्षण के सपोर्ट में बोलते हैं, जो आरक्षण नहीं पाते वो आरक्षण के विपरीत बोलते हैं। क्या होता है, जैसे सपोज दैट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये एक ग्राफ मैंने आपको बताया, ये क्या है, हाई लेवल है, उच्च वर्ग। ये उच्चतर है और ये उच्चतम है, ठीक। ये इसको ऊपर कर दो, उच्चतम है ना, ये उच्चतर है, ये उच्चतम है, ये निम्न है और ये निम्नतम है, क्लियर। और निम्नतम वाले अगर आप हल्का सा सपोर्ट कर दें तो ये भी कुछ नहीं तो यहाँ तक तो आ ही जाएंगे। आरक्षण जो है, जो विकास कर रहे हैं उनको रोकता नहीं है। आप जितना विकास कर सकते हैं करिए, कोई रोके टोक नहीं है, क्योंकि आपके पास मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का अर्थ ये है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अधिकार के लिए अति महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए, और वो अति महत्वपूर्ण अधिकार ही मौलिक अधिकार के रूप में होते हैं। बल्कि ये जो निचला तबका है ना, ये तबका भी ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, इनके कहीं आसपास आ जाए, ये वाला तबका कहीं ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, इसलिए आरक्षण रखा गया है, समझ गए। और कोई रखने का उचित नहीं था। उम्मीद करते हैं आरक्षण की कहानी समझ में आए। आर्टिकल 16 के चलते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है देखते हैं। लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता। चलिए देखते हैं लोक नियोजन की समानता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जाति, लिंग, स्थान, आरक्षण, लोक नियोजन अर्थात क्या, लोक नियोजन कहने का तात्पर्य है कि नौकरी चाकरी का अवसर प्रदान करना। अब जैसे कुछ जातियों को आरक्षण दिया जाता है कि परसेंटेज के आधार पर होता है कि अगर 100 नंबर हैं, 100 नंबर कोई पेपर है, उसमें से जो जनरल है UR है उसको 85% 85 मार्क्स लाने हैं, तब वो मेरिट में आएगा। और OBC जो है उसको रिजर्वेशन मिल जाता है, अर्थात 85 जगह 80 मार्क्स ले आएगा, तब भी मेरिट में नाम आ जाएगा।
शेड्यूल कास्ट जो है वो 80 या 75 मार्क्स लाएगा, तब भी मेरिट में हाई हो जाएगा। तो ये है आरक्षण। रीजन क्या है कि जो कास्ट, जो जातियाँ नीचे रह गई हैं, कुचली दबली रह गई हैं, वो भी ऊपर उठें, उनका भी अधिकार है, ये बताने के लिए वो आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो ये दोनों भी इनके बराबर आ सकें, ये इनके बराबर आ सकें, जब यहाँ पर आएंगे तो ये इनके बराबर आ सकें, इसीलिए ये आरक्षण प्रणाली चलाई गई है। क्लियर? जात के आधार पर, लिंग के आधार पर लड़कियों को भी अधिकार दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं, आरक्षण दिया गया है। जैसे कि कह दिया गया है कि जो लड़कियां हैं वो 70 मार्क्स लेकर भी पास हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कितने 15 मार्क्स का आरक्षण मिल रहा है। क्लियर? आगे समझ में जाति और लोक नियोजन की समानता, यानी लोगों के में नियोजन के संबंध में जो भी समानता है वो भी एक प्रकार आरक्षण है। स्थान, आप स्थान में देखिए, जैसे कि पूर्वांचल राज्य जो हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ के क्या लोगों की हाइट छोटी होती है। अब आर्मी जब भर्ती होती है तो आपको ध्यान हो, गोरखा जो रेजिमेंट होती है उसमें लोग छोटे होते हैं। ठीक, रीजन छोटे लोगों को, जैसे उत्तर भारत के लोग लंबे लिए जाते हैं, गोरखा रेजिमेंट में हाइट के छोटे होते हैं, पूर्वांचल राज्य से लिए जाते हैं। वो रीजन यही है कि उस क्षेत्र के लोग छोटे ही हैं, उनकी हाइट उत्तर भारत के बराबर लोगों की नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक जो पैमाना है उस पैमाने के आधार पर लिए जा रहे हैं, नहीं तो वो लोग तो छूट जाएंगे पूरे। अगर 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और वहाँ पर हाईएस्ट 165 है, तो उस क्षेत्र से तो कोई आ ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए उनको आरक्षण दे दिया गया 5 सेंटीमीटर का। आगे समझ में आ रहा है? वैसे ही लड़कियों को भी आरक्षण दिया गया है, क्योंकि कोई भी लड़की अधिकतम जो एक रेशियो है वो होती है 160 सेंटीमीटर, जो बहुत लंबी लड़की होगी उसकी, इसीलिए 152 सेंटीमीटर हाइट का एक रेशियो रख दिया गया है लड़कियों की हाइट के लिए, ताकि वो भी आ सकें। आगे समझ में? चलिए आगे। उन्हें फीस में भी छूट दे दी जाती है, ताकि वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकें, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों और महिलाओं के लिए की जो कंडीशंस हैं काफ़ी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, क्योंकि इसका संबंध है अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता, छुआछूत बीमारी। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो शहर में रहते हैं वहाँ पर भी कुछ मात्रा में भी नज़र आती है, बशर्ते गांव में ये ज़्यादा मात्रा में नज़र आती है गाँवों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अर्थात अस्पृश्यता। अस्पृश्यता इसी को बोलते हैं छूत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। क्लियर? चलिए देखते हैं अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण स्तर में ये बढ़ती चली जा रही है, कि शहरी कंडीशन में आप देखें तो वहाँ पर घटती चली जा रही है। वर्तमान में आज जो छुआछूत है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो चुकी है, ये भी मॉडिफाई हो रही है। पहले छुआछूत जो थी जात के आधार पर थी, शूद्र और वैश्य, ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण जो होते थे, ये छुआछूत जो है जात के आधार पर थी। तो उनको दूर बैठाते थे, चारपाई से निकाल के देते थे, ज़मीन में बैठाते थे। कोई भी खाने की चीज़ होगी तो ऐसे हाथ फैला देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, छुएंगे नहीं, छुआछूत है। घर के अंदर नहीं आएंगे, यदि आएंगे तो चप्पल बाहर दरवाजे पे उतार कर आएंगे। क्लियर? इन सब चीज़ों के लिए यही सब चीज़ें थी। शहर में लोग चले गए, किसी को पता है नहीं, जात पात से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो घटते चले जा रहे हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, वो चले आते हैं, उनको पैसे से मतलब है। ज़्यादातर जो वहाँ पर बस गए हैं, जो वहीं पर रह रहे हैं, वो कुछ वहाँ पता ही नहीं चलता कौन किस जात से। इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि शहरों में छुआछूत के स्तर यानी अनटचेबिलिटी में लॉसेज आ रहा है, नहीं घट रहा है। गाँव में क्या लोग एक दूसरे से जात प्रजात यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से जुड़े होते हैं तो उनको पता होता है, लेकिन गाँव में घट रही है। लेकिन गाँव में एक चीज़ और बढ़ रही है, वो शहरों में भी है, पैसा, गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी। अगर आप गरीब हैं, आप पुअर हैं, तो आप छुआछूत की एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं। अगर आपके पास पैसा है, डजेंट मैटर कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैटर ये है कि आपके पैसा है, आप मेरे लेवल के हैं। यही शहर में भी है। शहर में छुआछूत जात की नहीं चलती है, पैसे की चलती है। गांव में छुआछूत जात और पैसा दोनों की अब चलने लगी है। पहले केवल पैसा ही था, लेकिन अब ज़्यादातर मात्रा में, पहले ज़्यादातर मात्रा में गांव में जात थी, लेकिन अब जाति और पैसा भी कुछ मात्रा में आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा अनटचेबिलिटी। ये एक प्रकार क्या है, हमारे संविधान में अपराध है। अगर किसी ने बता दिया कि हमारे साथ छुआछूत का भाव रख रहे हैं, भेदभाव रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपराध सिद्ध हो जाएगा और आप जेल चले जाओ, हवा खाओ ये बढ़िया मज़े से। और ये 1955 में सबसे पहले आया था, लेकिन 1989 में पूरे सख्ती के साथ कानून आया और बड़ी सख्ती के साथ इसका पालन किया गया। अगला आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का जो संबंध है वो है आपका उपाधियों से। कैसी उपाधियाँ आपको लेनी है, कैसी उपाधियाँ आप नहीं ले सकते हैं, चलिए मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्लियर? चलिए देखते हैं उपाधियों का अंत क्या है। बहुत सी जातियाँ, रायजादा, महाराजा, हमारे यहाँ महाराजा की बात चलती थी, महाराजा। फिर एक उपाधि थी सर, एक थी नाइटहुड। नाइटहुड किसको दी गई थी बताएं? और 1919 के कांड में उन्होंने वापस कर दी थी। राय, ये बहुत प्रचलित जाति है, रायजादा, राय सिंह, राय बहादुर, राय बहादुर। ठीक। विदेशी, आप ऐसी कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन कौन कौन सी उपाधियाँ और आप नहीं ले सकते हैं, देखिए। नेशनल अवार्डेड, कोई भी राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्डेड आप नहीं ले सकते। जैसे पद्म भूषण है, पद्म भूषण मुझे मिल गया, पद्म भूषण मैं लेकिन सर नेम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। पद्म भूषण पंकज सिंह नहीं कह सकता, भारत रत्न पंकज सिंह नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, नेशनल अवार्ड है। और ऐसे अवार्डों की जो उपाधियाँ हैं सर नेम के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सरासर गलत है। तो आप कौन सी उपाधियाँ ले सकते हैं? उपाधियों का अंत है, लेकिन अपवाद भी है। देखिए, एजुकेशनल और रैंक से रिलेटेड आप उपाधियाँ ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन, डॉक्टर, डॉक्टर फलाने, डॉक्टर धमाके, डॉक्टर ई, डॉक्टर वी, प्रोफेसर, इंजीनियर। ये क्या है, एजुकेशनल। इसमें ये नहीं है। यहाँ पर क्या था, महाराजा यानी राजा का बेटा ही महाराजा, महाराजा का बेटा राजा बनेगा, इसलिए हटाए गए। सर्वर, ये सब चीज़ें मुफ्त में मिलती थी, लोगों की क्वालिटी देखकर वो सब हटा दी गई हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि आप में योग्यता, तो आप पढ़िए, किसी भी जात से बिलोंग करते हो। अगर आप पढ़ गए तो ऐसा थोड़े ना है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलेगी। भाई ये मुस्लिम, इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलेंगे, बाहर करो।
ऐसा नहीं है कि आप सिख हैं तो आपको प्रोफेसर की उपाधि नहीं मिलेगी, ये बाहर करो, ये भैया भैया इनको बाहर करो, ये प्रोफेसर सिख है, प्रोफेसर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सभी इक्वल हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में यही है, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है, ठीक, पाकिस्तान को। तो वहाँ पर जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा? कोई मुस्लिम बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा तो केवल इमरान खान ही बन सकता है, मोहम्मद यूसुफ बन सकता है, मोहम्मद क्यूसुम बन सकता है, मोहम्मद टीसुम बन सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है केवल मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म से जो संबंधित होंगे वही बन सकते हैं। साथ ही रैंक, हमारे यहाँ आर्मी सेना में रैंक चलती लेफ्टिनेंट, कैप्टन। आप आर्मी में हो जाए, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, कोई मैटर नहीं है। अगर एक हिंदू, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण है, अगर लेफ्टिनेंट पहुंचा है और एक शूद्र पहुंचा है, वैश्य पहुंचा है, तो अभी लेफ्टिनेंट ही कहलाएगा। क्लियर? समझाने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये है एजुकेशनल और रैंक यानी स्टडीज सिस्टम, जो भी चीज़ें थी वो। तो ऐसे ही उपाधियाँ आपको मिलेंगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करते हुए देखते ही हैं। अब देखिए एक चीज़, ये थे 14 से 18 तक, सॉरी 12 से 18 तक मैंने आपसे कहा था, बाकी जो है अगले लेक्चर में आएंगे। अब एक चीज़ आप देखें यहाँ पर 14, समानता का अधिकार क्यों कहा जाता है इसको? आर्टिकल 14 में कानून के समान बात की गई, कानून की समानता की। 15 में जाति धर्म की समानता की गई। 16 में लोक नियोजन की समानता की बात की गई है। 17 में छुआछूत अस्पृश्यता की समानता की बात की गई है, अस्पृश्यता की समानता की बात की गई है। 18 में एक उपाधियों के अंत की बात की गई है, उपाधियां समान होंगी, किसी की उपाधि कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको समानता का अधिकार कहा जाता है। ठीक, समाज में केवल समानता के बारे में इसमें बात की गई है, इसीलिए इसे समानता का अधिकार कहते हैं। ये रहा आपका आर्टिकल 12 से 35 में से सिर्फ 12 से 18 तक, और भाग 3 मौलिक अधिकार की मैंने बात की है। अब इसमें तलाक क्या होता है, स्वस्वीकृत अधिकार क्या होते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ये सब चीज़ें अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी। तो ठीक है, इस लेक्चर को पूरे ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा, और उम्मीद करते हैं आप सभी की वजह समझ में आएगा और आप सभी का सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।